अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जनाब मैं हूँ मुनीब आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज एक बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है जिसका हम सबको सामना करना पड़ता है, और वो है कि हमारी ज़िंदगी में पछतावे, रिग्रेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि माहिर नफ्सियात की नज़र में पछतावा किसे कहते हैं और ये कैसी हमारी शख्सियत पर मनफी असरात मुरतब करता है। अमूमन देखा जाए तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये इंसान को उस चीज़ की इत्तला देता है, मालूमात देता है कि उसने कोई गलती की है। तो हमारे लिए ये एक नेचुरल पैरामीटर का काम करता है, जिसकी वजह से हम गलती तस्लीम करते हैं और अपनी गलतियों को दूर करते हैं, माजी से सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये बिल्कुल मनफी शक्ल भी इख्तियार कर लेता है, और ऐसा उस वक्त होता है जब कोई शख्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और वो अपने लिए मुस्तक़बिल की तमाम राहें बंद कर लेता है। यानी जब कोई शख्स मुकम्मल तौर पर माजी परस्त हो जाता है, तो इस सूरत में पछतावा नामी जज्बा इंसान को नुकसान पहुंचाता है। पहले ये उसकी सोच का हिस्सा बनता है, फिर ये उसकी ज़िंदगी के हर फ़ैसले को लाशऊरी तौर पर मुतासर करता है, और इसके जो असरात हैं वो बहुत लंबे अरसे तक हमारी ज़िंदगियों में रहते हैं। यहाँ तक कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों की सारी ज़िंदगी किसी एक चीज़ के पछतावे में गुजर जाती है, और कुछ लोग बुढ़ापे को पहुँच जाते हैं मगर उनकी गलतियों का जो पछतावा है वो मरते दम तक ख़त्म नहीं हो पाता है, उनका पीछा करता रहता है। इस सूरत में जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि इससे बचना चाहिए, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हम कांस्टेंट इमोशनल रिएक्शन फेज़ में चले जाते हैं और ख़ुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अमूमन जो ओवर थिंकर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके लिए ये वबाल जान बन जाता है, क्योंकि और एक बहुत सी पेचीदा अमल की सूरत इख्तियार कर लेता है उनके लिए। और इस हवाले से माहिरीन कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी बग़ैर किसी पछतावे के गुजारनी चाहिए, ताकि हम अपने मुस्तक़बिल के नए तजुर्बात को जी सकें। अगर हम किसी एक चीज़ पर अपनी लाइफ को स्टक कर लेंगे तो हम कभी भी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से नहीं जी पाएंगे। जैसे कुछ लोग एक गलती करके बार बार उस पर सोचते रहते हैं कि काश मैं वो काम ना करता, काश मैंने ये फ़ील्ड ना चुनी होती, या बहुत से लोग कहते हैं जी काश मैं उससे शादी ना करता या मैं वहाँ पर मौजूद ना होता तो शायद ये चीज़ें बेहतर होती। तो पछतावे में अमूमन लोग इसी तरह की बातें सोच रहे होते हैं। अब इससे होता ये है कि या तो वो अब अपनी मौजूदा ज़िंदगी में दिलचस्पी खो देते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता, और एक बहुत सी बोरियत ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, या फिर मुसलसल किसी न किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं और ये समझते हैं कि हमें हमारी गलतियों का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, या हमारी जो गलतियां हैं उसका मुकफ़ात अमल की सूरत में हमारे पास ये वापस लौटेंगे, और सारी ज़िंदगी वो इसी में जो है इसके साथ जूझते रहते हैं। जबकि देखा जाए ना तो इन तमाम बातों के दरमियान कोई लॉजिकल लिंक मौजूद ही नहीं है। ये सिर्फ मुतासरीन के ख़यालात हैं, ये आपके माइंड में होता है, जो उन्हें हर वक्त एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रखता है। अब अगर उनकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता है ना, मनफी होता है, तो वो भी इसी वजह से होता है कि उनकी सोच मनफी थी और वो मनफी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ना कि इस वजह से कि ये चीज़ें पहले से ही उनका मुकद्दर होती हैं। इसलिए एक बात अपने पल्ले बांध लें कि अगर पछतावा या इस जैसी कोई भी चीज़ आपका ज़हनी सुकून बर्बाद कर रही है या आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो वो बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इससे हमें बाहर निकलना चाहिए और ख़ुद को मौका दें कि आप ज़िंदगी के अनगिनत इम्कानात में से किसी एक अच्छी सिमत का चुनाव ज़रूर कर सकें और अपनी लाइफ को पहले से बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे रिग्रेट्स मौजूद होते हैं जो हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के फ़ेज़ में आके कुछ उनको सोचते हैं, उन पे पछतावा, अफसरदगी का जो इज़हार भी करते हैं अपने साथ ही, अपनी ज़ात के साथ ही। लेकिन अगर आप उन्हीं पछतावों को लेकर बैठ जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आप समझें कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। जो हो गया
वो हो गया, वो चला गया है। जो माजी में हो चुका है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते हैं। अपनी माजी की वजह से अपना हाल और अपना मुस्तकबिल ख़राब ना करें। जो हो गया अब आप उसको बिल्कुल भी, वो तारीख़ का हिस्सा बन चुका है, वो हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। अब उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती, कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती। हाँ, आप उससे सबक सीख कर अपना जो प्रेजेंट है, अपना जो हाल है उसको बेहतर कर सकते हैं और अपना जो फ्यूचर है, अपना मुस्तकबिल है उसको और भी बेहतरीन बना सकते हैं। अपनी गलतियों से सीख कर, ना कि अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी गलतियों पर रो के पिट के आपने ख़राब कर लेनी है, बर्बाद कर लेनी है। तो इसलिए अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए, ना कि उनके ऊपर हमें रोना चाहिए और उन्हीं को लेकर बैठना चाहिए और अपनी ज़िंदगी उन्हीं के ऊपर बर्बाद कर देनी चाहिए। तो रिग्रेट्स होने चाहिए, बट ये पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना चाहिए आपको ना कि नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाए। तो ये आज का पैगाम था कि किस तरह आपने अपनी चीज़ों को बेहतर करना है और अगर इस तरह की कोई भी इमोशन आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको किस तरह आपने हैंडल करना है। तो ये तो आज का पैगाम हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। और जनाब, अल्लाह ताला ने ना हमें एक ही ज़िंदगी दी हुई है, लेकिन इस ज़िंदगी को हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक जिसको हम पर्सनल लाइफ कहते हैं और एक जिसको हम प्रोफेशनल लाइफ कहते हैं, जिसमें हम कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है। हम बाहर जाके काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत माहिर होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है और पर्सनल लाइफ उनकी अलग होती है, वो कभी भी मिक्स नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैलेंस आउट नहीं कर सकते हैं और वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, और दोनों में तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कह लें कि लाइफ साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इन दोनों लाइफ में किस तरह हम बैलेंस रख सकते हैं? हम अगर दोनों लाइफ को जोड़ रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ के अंदर भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसका नुकसान हमें क्या हो सकता है, किस तरह हम इससे बच सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमने नेहा खान को इन्वाइट किया है आज प्रोग्राम में। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। नेहा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। नेहा, जिसमें मैंने बात की कि अल्लाह ताला ने तो हमें एक ही ज़िंदगी दी है, लेकिन इस ज़िंदगी को हमने ख़ुद से ही डिवाइड कर दिया है। डिवाइड एंड रूल वाला जो फार्मूला है वो हम अपना लेते हैं। तो दो लाइफ है हमारी, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनके अपनी अपनी जगह इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, और जब हम बैलेंस आउट नहीं कर सकते हैं तो किस तरह हमारा बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है और हम इससे नुकसान उठाना पड़ता है हमें। देखें, बैलेंस हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर आप पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रेस का, तनाव का शिकार हैं, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह जैसे आज हमारा टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर वर्क लाइफ में आप अपने काम की जगह पे खुश नहीं हैं और आप तनाव का शिकार हैं, तो वो भी आपके लिए जो है आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ असरअंदाज हो सकती है। एक तो आपकी कम्युनिकेशन कि आपकी बातचीत लोगों से है या नहीं है, या आप अपने में ही रह के जो है काम करना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है मोटिवेशन। ये यानी कि आपकी हौसला अफजाई किस चीज़ से है, आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जॉब कर रहे हैं, या आप पैशनेट हैं काम को लेके। कुछ लोग होता है ना कि हम घर नहीं बैठ सकते हैं, हम घर पे टाइम नहीं गुजार सकते, बाहर काम करना है, बाहर काम करना ही करना है। एक वो फैक्टर बहुत बड़ा होता है जिसके ऊपर जाहिर है एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसने अपने फैमिली को लेके चलना है। एक कमाने वाला है और 10 लोग खाने वाले हैं, तो जाहिर है उसका स्ट्रेस लेवल और होगा। वो हर चीज़ को बहुत पैशनेटली भी लेगा, लेकिन वो एज अ बर्डन भी लेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके इस घर पे 10 खाने वाले बैठे हुए हैं और कोई गलती अगर होगी तो गलती का तो कोई चांस रहता ही नहीं है। और तीसरी चीज़ आ जाती है इसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपकी कैसी है। अगर आप किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, कोई मसला आपके सामने आ गया, तो उसको हल करने के लिए क्या आपके अंदर इतने गट्स हैं, क्या आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उस मसले को हल कर सकें? क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे दोस्त, ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपका है, ऐसे कॉलीग्स आपके हैं जो आपको हेल्प कर सकेंगे? और चौथी चीज़ है आपकी लीडरशिप, यानी कि आपकी क़यादत, आपके बॉसेस कैसे हैं, आपका बॉस आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका बॉस आपसे खुश है या नहीं है। और जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, जो स्ट्रेस आ जाता है, इसमें जो बहुत एक कॉमन टर्म है वो यूज़ होती है बर्नआउट की। बर्नआउट एंड एग्जॉशन। तो एग्जॉशन अगेन स्ट्रेस से रिलेटेड ही है कि हम बहुत इतना ज़्यादा तनाव का शिकार हो जाते हैं कि जज्बाती, जिस्मानी और
इन चीज़ों के उस पर हम काबू नहीं रख पाते और हर चीज़ जो आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली जाती है। बर्नआउट की अगर बात करें तो बर्नआउट में इट्स लाइक अ साइकिल, एक साइकिल है जिसमें 3 चीज़ें हैं। एक ये कि आपको शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि आप तनाव का शिकार हैं, अच्छा, आपसे काम सही नहीं हो रहा, सही, उसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक आप है, आपके जो इमोशंस हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और तीसरी चीज़ जो है वो आप अपने आप को इस वजह से, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ख़राब हो रही है, आउट ऑफ बैलेंस हो रही है, आप अपनी सेहत को, अपनी ज़िंदगी को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से फिर आगे चीज़ें जो हैं वो जन्म लेती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके मसल्स स्ट्रेस में रहना शुरू हो जाते हैं, नींद का बहुत ज़्यादा लोगों में मसला आता है, भूख नहीं लगती, किसी को बहुत ज़्यादा लगती है, किसी को बहुत कम लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। तो इसका कोई हल है, मतलब क्या करना चाहिए फिर? अब जैसे अगर नींद नहीं आ रही है, अब कुछ लोगों को आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होती ना, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उनको मसला क्या है, रीजंस क्या है कि वो उनको ये मसला हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, या कुछ लोगों का गट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उनको स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है। तो इसका हल क्या है फिर? हल क्या निकाल सकते हैं? जॉब तो छोड़ नहीं सकते, तो हल क्या है इसका फिर? अच्छा, इसका हल जो है वो 2 कैटेगरीज में मैं डिवाइड करके मैं वैसे भी बताती हूँ, 2 कैटेगरीज में। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपकी जो वर्क प्लेस है, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि एक साइकोलॉजिस्ट हो, एक काउंसलर हो, जो कि आपके मसले सुन सके, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई इस कैपेसिटी में नहीं होता, इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होता कि वो आपके बैठ के पर्सनल मसले भी समझे, आपके प्रोफेशनल जो काम से रिलेटेड मसले हैं वो भी सुने। तो एक काउंसलर, वेलबींग काउंसलर भी कह सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, एक ट्रेनर भी कह सकते हैं। आजकल ये टर्म्स बहुत कॉमन है और बड़ी बड़ी कंपनीज ने, मल्टीनेशनल कंपनीज ने इनको रखना भी शुरू किया है। ये सॉल्यूशंस क्या हैं? 2 सॉल्यूशन है कि आपने किस तरह उसको कैटेगराइज किया है, तो क्या क्या है हमारे पास सॉल्यूशन इस हवाले से? ओके, तो इसमें मैं पहले जैसे बात करी थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन को एक काउंसलर, ट्रेनर या साइकोलॉजिस्ट रखना चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि जो बॉसेस हैं, जो आपके अपर मैनेजमेंट लेवल है, एक तो उनको टेंशन इस चीज़ की कम होगी कि एम्प्लॉयज़ की वेलबींग क्या है, क्योंकि देखें एम्प्लॉयज़ की वेलबींग अच्छी होना, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेलबींग ही सही नहीं होगी तो आपका ज़ाहिर काम जो है वो सफ़र करेगा, आउटपुट आपका सफ़र करेगा। और दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पर्सनल लेवल पर आप क्या एफर्ट कर रहे हैं उस बर्नआउट और एग्जॉशन को ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अपने काम को चंक्स में डिवाइड करें। अपने जब आप सुबह उठें या जब आप रात को सोएं तो आपका अगले दिन की प्लानिंग जो है वो पहले से होनी चाहिए। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, इवन फॉर अस एज वेल। स्टूडेंट्स के लिए तो जिसमें एक टाइम टेबल सेट होता है, इट्स नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बल्कि बड़ों के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता हो कि दिन के आपके ये गोल्स हैं, ये एम्स हैं, ये आपने अचीव करना है। अगर आपको स्ट्रेस है, आप तनाव का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, तो सबसे पहले तो बैठ के इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ आपको स्ट्रेस है। कुछ लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो इस चीज़ के डिनायल में ही रहते हैं कि नहीं वक्ती तौर पे है, एक फेज़ है, गुजर जाएगा। लेकिन फेज़ खुद ब खुद नहीं गुजरता, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको प्रोफेशनल हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ती है। प्रोफेशनल हेल्प तब ज़रूरी होता है जब आपका काम जो है वो असरअंदाज होना शुरू हो जाए। आपकी नींद 6 महीने का हम टाइम देते हैं कि अगर 6 महीने तक ये सिम्टम्स रह रहे हैं, जैसे नींद नहीं आ रही है, आपका काम में ध्यान नहीं लग रहा, आपका आउटपुट सफ़र कर रहा है, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी सोशल लाइफ जो वो इफ़ेक्ट हो रही है, इसको बेसिकली कहते हैं डिसफंक्शनल होना। अच्छा, फंक्शनल की जगह आप डिसफंक्शनल हो जाएं और इतना ज़्यादा हर चीज़ आपकी असरअंदाज हो रही है कि आप रोज़मर्रा के काम भी सही तरह नहीं करें, फिर आप साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये सिर्फ जो ऑफिसेज में जाते हैं उनके साथ नहीं हो रहा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी फेस करना पड़ सकता है? बिल्कुल ऐसे होता है, क्योंकि ज़ाहिर उनका स्क्रीन टाइम है, फ्रीलांसर्स हैं, अगर ऑनलाइन कोई काम है या वैसे भी कोई काम, अगर असाइनमेंट्स के कुछ लोग लेते हैं, रिटन असाइनमेंट्स, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर तो है ना काम का, आपने डेडलाइंस तो मीट करनी ही है। जो भी काम है आपने डेडलाइंस मीट करनी है, तो उसमें भी होता है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है लेकिन बड़ी ज़रूरी है, ब्रेक। ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं। अब ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप महीने की छुट्टी लेके चले जाएं, आप वेकेशन पे चले जाएं, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, आप शहर से बाहर चले जाएं, हर एक की पहुंच में नहीं ये चीज़ें होती हैं। ब्रेक एक चाय का कप हो सकता है, अच्छा, एक कॉफ़ी का कप हो सकता है, एक ग्लास जूस हो सकता है, कोई आप अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख सकते हैं। कुछ लोग टीवी नहीं देखना पसंद करते, जिसमें मैं हूँ, मैं टीवी ज़्यादा नहीं देखती, तो आप सोशल मीडिया देख लें। सोशल मीडिया से लेकिन ये है कि स्ट्रेस क्योंकि ज़रा ज़्यादा हो जाता है, तो कोशिश करें कि वो भी आप अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको हो रहा है उस चीज़ से, आपको आदत है कि आप सोशल मीडिया देख के यू फील हैप्पी, तो व्हाई नॉट दैट।
आप वॉक पे जा सकते हैं। अच्छा। और इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि अपने खाने का ज़रूर ख्याल रखें। एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जिनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होते हैं, उनके अंदर विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा पाई अच्छा। जाती है। बिल्कुल। ओके। तो विटामिन डी जो है वो तो दूध, मुझे लगता है दही, वैसे भी हमारे रीजन में विटामिन डी की कमी ही बिल्कुल है। बच्चों में, बड़ों में, हर एक में, औरतों में ख़ास तौर से खास तौर विटामिन पर डी है, की हाँ। बहुत कमी होती है। तो आप विटामिन डी के, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लें और आपका मूड जो ऑटोमेटिकली आपको फील होगा कि इट्स गेटिंग बेटर। तो इस वजह से भी ये एंजाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा बिल्कुल, होता है बिल्कुल। विटामिन डी की कमी की वजह से भी। अच्छा, दूसरा मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अब आई डोंट नो कि इसमें भी इस चीज़ को डिसफंक्शन जो डिसऑर्डर है ये इसमें लैक करता है कि नहीं करता है, कि जो लोग काम में होते हैं, ऑफिस में जाते हैं, लेकिन वो अपने काम की बजाय और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इधर उधर बातें करना, गॉसिपिंग करना, या बॉस को खुश करने के लिए बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन अपने काम पर फोकस नहीं रखा हुआ होता, मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे होते हैं, वीडियो गेम्स होगी, बाकी चीज़ें। क्या इस वजह से भी आप डिसफंक्शन होना शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल। जब आपका एम नहीं है कोई, आप काम के लिए गए हैं लेकिन आपका एम नहीं है, आप सोशलाइज, देखें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वही बात आ जाती है कि सोशलाइजिंग पे अगर आपका ज़्यादा ध्यान है और आप काम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे तो उस पे बट भी वो सोशलाइजिंग भी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव सोशलाइजिंग। लेग पुलिंग आप कर रहे हैं, किसी की टांग खींच रहे हैं, किसी को कैसे नीचे लेके आना है, कोई अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो ये भी आपकी उस बंदे के तो असरअंदाज जो करेगा सो करेगा, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। आगे चल के कहीं ना कहीं तो आपको उस चीज़ का गिल्ट होगा ना कि आपने जो किया वो गलत किया। तो वाई नॉट चैनलाइज योर एनर्जी इनटू समथिंग पॉजिटिव जो कि लोगों को भी हेल्प करे और आपको खुद को भी हेल्प करे। तो ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए और ख़ुद भी नहीं ऐसे लोगों में शुमार होना चाहिए। तो आप यही कर सकते हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का तो हम लोग सभी ख्याल रखते हैं कि हमारी अपीयरेंस अच्छी लगे, हम लोग अच्छा पहने ओढ़े, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का हम ख्याल नहीं रखते हैं, जिसका बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली ठीक है तो आप फिज़िकली फ़िट रह सकते हैं, अगर आप मेंटली ही ठीक नहीं है तो आपका फिज़िकल अपीयरेंस उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो सकता आपको। हमारे साथ नेहा खान मौजूद है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। नेहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। और हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, हम जो बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो सकते हैं उसको किस तरह मैनेज हमने करना है। ऑब्वियसली इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, ये मैनेजेबल चीज़ें होती हैं जिसको मैनेज करके हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर जो हड़ताल है इस वक्त जारी है उस पर बात कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत का आउटडोर खोलने का प्लान बुरी तरह नाकाम हो चुका है और महकमा सेहत के प्लान के मुताबिक प्रोफेसर्स आउटडोर में नहीं पहुंच सके हैं और मॉर्निंग में हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से पर्ची काउंटर शुरू करवाए गए और पर्ची काउंटर तो खुल गए मगर डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। सरकारी हस्पताल की OPDs में गरीब आवाम घंटों डॉक्टर्स के आने की राह तकते रहे और लवाहिकीन की एक बड़ी तादाद OPDs कॉरिडोर में बेयारो मददगार अपने प्यारों को दर्द में देखने पर मजबूर है। इसका ज़िम्मेदार कौन है और हस्पतालों को ख़ास तौर पर अखाड़ा क्यों बनाया जाता है? हर दफ़ा डॉक्टर्स हड़ताल पे जाते हैं और जो खुमियाजा है वो मरीज़ों को क्यों भुगतना पड़ता है? उन्हें ही क्यों अपने इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं? इस पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। लगता है आपको भी फ्लू हो रहा है गर्मियों का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने भी वैक्सीनेशन करा लेनी थी। लास्ट टाइम मिस हो गई थी, उसकी वजह से हर एक माह के बाद जो है ना फ्लू के अटैक हो रहे हैं। खैर, ये तो हम कुछ चीज़ें थी। बिलाल के हमने कल भी बात की, आपके साथ ऑडियो बीपर पे बात की थी कि हड़ताल आपने कहा कि ख़त्म हो गई है। नर्सेज़ ने तो चले मुतालिबात मान लिए हैं महकमा सेहत के और वो लोग काम पर आ गए, लेकिन डॉक्टर्स जिनकी अशद ज़रूरत है, जिन्होंने ऑब्वियसली जो मरीज़ हैं उनको तो देखना डॉक्टर्स ने, वो अभी तक हड़ताल जारी रखे हुए हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए मुनीबा, सबसे पहले तो कल 24 जून था, वर्ल्ड यंग डॉक्टर्स का डे था। हाँ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो यंग डॉक्टर्स हैं ये हेल्थ की
जो रीढ़ की हड्डी हैं, ख़ासकर हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा काम ये लोग करते हैं और हम इनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं, जो कि वर्ल्ड यंग डॉक्टर्स गुजर के गए और हमने इस पर रिपोर्ट भी बनाई, पैकेज भी बनाया। तो लेकिन इसमें कुछ 99% डॉक्टर्स बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो कुछ चंद एक डॉक्टर्स हैं जो कि हम ये समझते हैं कि काली भेड़ें हैं, अपने मफादात के लिए काम करते हैं। अच्छा। और अपने मफादात को हमेशा आगे रखते हैं और हर उल्टे सीधे काम में हमेशा मुलविस होते हैं। देखें, आपको भी पता है कि ये हर 2-3 माह के बाद ये हड़तालों का अमल जो है ये शुरू हो जाता है। जब इनकी कोई बात नहीं मानी जाती कुछ मखसूस लोगों की, तो फिर सबको अपने साथ मिला के तो एहतजाजों का जो सिलसिला ही शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताऊं कि 14 जून को जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिवाल का विज़िट करती हैं, अच्छा। उससे कुछ दिन पहले साहिवाल के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आतिशज़दगी का वाक़या पेश आता है, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 बच्चे और दूसरे में कहा जाता है 13 बच्चे अच्छा। झुलस कर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अब ये जो वाक़या पेश आता है इसमें मौके पे 2 से 3 बच्चे जांबक हो जाते हैं। अच्छा। और बकाया जो बच्चे हैं 9 से 10 बच्चे जो होते हैं वो 2 से 3 दिन में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो उनको जब हमने फुटेजेस देखी तो स्ट्रेचर पे डाल के छोटे छोटे नौमौलूद बच्चे थे, उनको वहाँ से ले जाया जा रहा है। अच्छा। दूसरी वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये बड़ा ही खौफनाक किस्म के मनाजिर थे। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन की कि पता चला कि अगर हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वो इन टाइम आती और मौके पे पहुंचती, ख़ुद चीज़ों को मॉनिटर करते, तो इस तरह की जो सूरत हाल थी वो ना बनती। तो इसमें मौके पे जो साहिवाल के जो MS थे अख्तर महबूब, जिसको अच्छा। लगाया गया था, उनकी बड़ी गफलत सामने आई और मेरा ख्याल है कि वो कुछ सिफारिश से उसको MS लगाया था। तो सिफारिशी जो होते हैं फिर ऐसे ही होते हैं, काम शाम इनको आता नहीं है और सीटों पे इनको बैठने का बड़ा शौक़ होता है कि भाई हम इधर से किक बैक खाएँ और इंजॉय करें। और जब काम की बारी आती है, इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो वो हैंडल नहीं होती। तो अब जब MS का काम ये है, प्रिंसिपल MS से बड़ी सीट है। अच्छा। इन दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये मौके पर मौजूद होंगे तो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ होगी। सही। देखें, जब भी आतिशज़दगी हुई, सफोकेशन वहाँ पे हुई, पता चले कि वार्ड के अंदर 80 से 90 बच्चे थे उस वक्त, ठीक है। तो वो जो दीगर बच्चे थे वो भी उसमें क्या उसको कहते हैं मुतासिर हुए होंगे। डेथ तो हो गई 13 बच्चों की, लेकिन बाकी भी तो मुतासिर। तो ये सिस्टम को वो मैनेज ना कर पाए। जब वज़ीर आला पंजाब पहुंची तो 4 घंटे की इंक्वायरी की। अच्छा। 4 घंटे की इंक्वायरी करने के बाद उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, सेक्रेटरी हेल्थ भी थे, दीगर ऑफिशियल्स भी थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये गिल्टी हैं, ठीक है। और फौरी तौर पर उन्होंने जो कुछ स्टेटमेंट्स में कुछ मिनिस्टर कहते हैं कि गिरफ्तारी के ऑर्डर नहीं दिए थे। ओके। तो मतलब कुछ ने कहा जी इसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर किए थे, जिसकी वजह से फिर DPO साहिवाल ने पुलिस की नफरी लेके आए, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टरों को भी मारा और प्रिंसिपल और MS को गिरफ्तार करके थाने ले गए, हथकड़ियाँ लगाई गई। तो ये एक सारी सिचुएशन थी। फिर उसके बाद थोड़ा शोर शराबा होता है और फिर उसको जो प्रिंसिपल और MS है उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अब इस वाक़े को बेस बना के जो यंग डॉक्टर्स हैं YDA वो स्ट्राइक पे हैं। अब आप ये देखें कि जो भी एक मिनिस्टर है या एक CM है सूबे की इस वक्त हैं देख रही हैं सरबराह हैं, तो जब 13 बच्चे जांबाग होते हैं तो जिम्मेदारी तो नहीं पे आती है, तो जिम्मेदारी तो आती है। हाँ। फिर ये होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि जी ये इस तरह के जो वाक़यात हो गए हैं ना, अल्लाह का हुक्म। तो फिर जब उसको भी जेल ले जाए गए, हथकड़ी लगी, फिर अभी अल्लाह का हुक्म सी। देखो आज तक हॉस्पिटल्स में कितने कितने ब्लंडर्स होते हैं। अब इससे पहले खानीवाल में कुछ दिन पहले वहाँ पे भी नर्स ने एक इंजेक्शन लगाया, तो वहाँ पे रिएक्शन के बाइस 3 बच्चे जांबाग हो गए। मुझे ये बताएं, मेरी फैमिली में या आपकी फैमिली से या किसी की फैमिली से एक बच्चा भी जांबाग हो तो हम क्या उसको कहेंगे कि इनको छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। देखिए, अगर उनकी गलती होगी तो ज़रूर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। शफाफ जो इंक्वायरी है ना लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, खानीवाल के अंदर कुछ ने कहा जी वो इंजेक्शन ख़राब थे। जब हमने उसका पता किया, मैंने कल इन सब का मौक़िफ़ लिया, तो उन्होंने कहा ये जो इंजेक्शन थे ये सेफ्ट्राइक्सोन थे, एंटीबायोटिक इंजेक्शन था। ये पूरे हॉस्पिटल्स में पूरे खानीवाल डिवीज़न में लग रहे हैं।
तो ये सिर्फ 3 बच्चों को रिएक्शन क्यों हुआ? Reaction अगर तो क्यों? होना था, चूँकि वो जो सप्लाई थी इंजेक्शंस की, वो तो लाखों इंजेक्शंस की थी। अच्छा। और हॉस्पिटल्स का एक डेकोरम ये होता है SOPs कि जब आप कोई दवाई हॉस्पिटल्स के अंदर भिजवाते हैं ना या ख़रीदते हैं, तो सबसे पहले उस दवाई की डिटेल करवाते हैं, जिसको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कहते हैं। वहाँ से उसको चेक करवाते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, तो फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप उनको ये लगा सकें। तो ये अगर डिटेल करवाई गई थी तो फिर इसका रिएक्शन हुआ, तो फिर इसकी ज़िम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि अगर वो दवाई ख़राब थी तो एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई क्यों लगाई। ठीक है, तो अगर दवाई ख़राब नहीं थी तो फिर अगर नर्स ने ये लगाई, अब उसमें कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स में ये आया कि एक KCL इंजेक्शन होता है वो मिक्स करने के लिए। अच्छा। जब IM एक होता है, एक इंट्रामस्कुलर, एक इंट्रा वेन्स होता है, तो वो उसमें कोई उन्होंने जो KCL इंजेक्शन था वो मिक्स करके जो था ये लगा दिया, और उसका रिएक्शन उसका जो रिएक्शन था ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे थे उनको हो गया, जिसकी वजह से ये बच्चे जाम हो गए। इस तरह का एक वाकया ईद से पहले भी लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में पेश आया है। देखिए, इस तरह की जो गफलत है ये अक्सर और बाज़ औक़ात हेल्थ प्रोवाइडर से हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक तो किसी ये की नहीं कह रहे हैं कि चले ठीक है हो जाती है, इंसान है ना, एरर आ जाता है इंसान के अंदर, लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या ही चला जाता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर आप हुकूमत को फिर आप जो है ना वो ब्लैकमेल करें और इस तरह हड़ताल करें, विच इज़ नॉट गुड। तो हमारे साथ डॉक्टर शुएब नियाज़ी हैं बिलाल, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, टेलीफोन लाइन पर हैं, प्रेसिडेंट हैं YDA पंजाब के, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, हड़ताल आप लोगों ने की हुई है, काफ़ी दिन हो गए हैं, और इस हड़ताल की वजह से जो मरीज़ हैं ख़ास तौर पर एट दी एंड वो जो है मुतासर हो रहे हैं। तो कब तक ये हड़ताल आप लोगों ने जारी रखनी है और क्या क्या मुतालबात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम फॉर गिविंग द टाइम। बिलाल भाई ने काफ़ी चीज़ें आपको चीज़ें बताई हैं। मेरे ख्याल में ये शायद इसमें कोई इतनी ज़्यादा हकीकत के नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि जो भी बातें ठीक है, वहाँ पे बच्चे एक्सपायर हुए तो उसको को भी 3 दिन ही रुके थे, 3 इंक्वायरी उन्होंने की मेडिकल, ठीक है। और चौथी इंक्वायरी मरियम नवाज साहबा सामने बैठ के जो करवा रही थी, क्या चीफ सेक्रेटरी को पता चल सकता है इंक्वायरी का? इंक्वायरी कौन कर सकता है? चीफ फार्मासिस्ट कर सकता है। वहाँ का कोई जो भी टेक्निकल पता होगा वो करेगा। इनके साथ टेक्निकल था जो कि डॉक्टर होता है, वहाँ पे टीम थी, मरीम नवाज साहिबा ने वहाँ पे पहले साल से करती है। शुएब साहब, आपकी ऑडियो सही नहीं आ रही है, आपको दोबारा से हम लोग लाइन पर लेते हैं। मुझे जो समझ आई है वो शुएब साहब ये कह रहे हैं कि जो इंक्वायरी थी वो किसी टेक्निकल बंदे ने नहीं की है। ये आपको भी मुझे लगा है, अभी दोबारा से इनसे कंफर्म करें कि वाकई ऐसा है जो उधर जाके साहिवाल में जाके जो इंक्वायरी हुई है। देखिए, जो इंक्वायरी होती है ना, CM लेवल की इंक्वायरी थी, वो कह रहे जी टेक्निकल बंदे ने इंक्वायरी नहीं की। एक देखें, जब भी कोई इंसिडेंट होता है ना, उस पर कमेटी बनती है, तो इस पे भी कमेटी बनी थी। 3 से 4 रुकनी यहाँ पे कमेटी बनी थी जिसमें सीनियर प्रोफेसर शामिल होते हैं। वो थी CM पंजाब। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। उन्होंने जब जाना था, उन्होंने कहाँ पे कमेटी लेके आए, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग करें। बाज़ का तो ये कहते हैं 24 आवर्स में, 48 आवर्स में या 10 आवर्स में इंक्वायरी करें और मुकम्मल करके लेकर आए। आप ये देखें कि जब CM खुद 3 से 4 घंटे उन्होंने स्पेंड किए हैं, सारे डिस्कशन किया, फुटेजेस हैं कि प्रिंसिपल से, MS से, उनके लवाहिकीन से, बच्चों से, सबसे वो बातचीत कर रही हैं, पूछ रही हैं कि वाक़या पेश आया। हम देखें एज जर्नलिस्ट, एज आम जो सिटीज़न के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये वाइड कोड की बेहुरमती हुई थी। इतनी जल्दी प्रिंसिपल्स को, चूँकि उस्तादों के उस्ताद होते हैं, बड़े बच्चे हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी। हथकड़ी नहीं लगानी चाहती थी। हम भी इस चीज़ को कंडेम करते हैं अगर इस तरह का वाक़या पेश आया। लेकिन क्या जस्टिफिकेशन का जो 13 बच्चे जाँ बाग हुए हैं, उनका क्या कसूर था? बिल्कुल उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, MS था, उसने क्यों नहीं उनको जो फैसिलिटीज़ थी वो किया? इस हवाले से मेरी सेक्रेटरी सेहत पंजाब वाली जान से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने गर्मियां शुरू होने से पहले एक तमाम अस्पतालों के जो MS सरबराहान हैं उनसे बातचीत की थी कि ख़ासकर अपने गर्मियां शुरू होने वाली हैं, अपनी जो वायरिंग का सिस्टम है, जो HVAC सिस्टम है, उसको बेहतर किया जा सके। और ये रिपोर्ट में लिखा गया है। और
इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो एमएस थे, उनके कान पे जून तक नहीं रेंगी, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। देखो खास का जो पीरियड्स वार्ड्स का भी जिक्र किया गया था कि आतिशज़दगी जब भी होती है तो बड़े बंदे जो होते हैं वो तो भागदौड़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये कहाँ पे रेस्क्यू जो है तो खुद उठा के बाहर लेकर जाना है ना, ये किया जा सकता है। तो इतनी बड़ी गफलत जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो थी ये सामने आई थी। तो इसकी वजह से ये जो मामला जो था ना वो सारा वो पेश आया, चूँकि एक कन्फ्यूजन पेश हो चुकी थी। अब सीएम के राइट साइड पे लवाहिकीन उनकी फैमिलीज बैठे थे, वो रो रहे थे। अब दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी और दीगर लोग थे, एमएस थे, प्रिंसिपल थे, वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, देखिए एक जज्बातीपन भी उसमें आ चुका होगा, चूँकि एक जब भी अमवात होती हैं तो बंदा थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। जो बच्चों का जो मामला होता है तो उस पर अगर लग भी गई तो हमने उस पर कॉन्डेम कर लिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बच्चों की जस्टिफिकेशन कहाँ थी? जो 13 बच्चे मरे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है फिर? उसके बाद फिर अब तक पंजाब भर में 8-9 लाख जो बंदा जलील हुआ है, जिनका इलाज मुआवजा नहीं हुआ, जिनके हजारों जिनके ऑपरेशन मनसूख हुए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है कि आप लोग जो है वो हड़ताल पे हैं? डॉक्टर शुएब से राब्ता हमारा दोबारा से बहाल हो चुका है। डॉक्टर शुएब, आपको आवाज आ रही है? जी मैडम, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, आप कह रहे थे कि कुछ टेक्निकल बंदे को ये इंक्वायरी करनी चाहिए थी या कुछ और था? मैडम सबसे पहली बात ये है कि ये ना शायद नून लीग के पहले जो सीएम थे ना शहबाज शरीफ साहब, वो भी यही हरकतें किया करते थे, जाके हॉस्पिटल में उंगलियों के इशारे करना, ठीक है, उसके बाद अपनी चीजों पे यू टर्न ले लेना। मैं ये एक चीज कहना चाहता हूँ, चले सारी चीज में हकीकत होगी, डॉक्टर जिम्मेदार होंगे, प्रोफेसर जिम्मेदार होंगे, लेकिन मसला ये है कि मरियम नवाज साहिबा होती कौन है? टीचरों को सीएम है डॉक्टर साहब, सीएम पंजाब है, उनके पास अथॉरिटी है कि वो ये ऑर्डर दे सकती हैं। कोई अथॉरिटी नहीं है मैडम उनके पास। हेल्थ केयर कमीशन बना हुआ है, हर चीज की एक पॉलिसी है, तो वो उनके अंडर नहीं आता क्या डॉक्टर साहब? वो सारी चीजें उनके अंडर आती हैं, उनके अंदर आती है, वो डायरेक्ट किसी चीज में ऐसे नहीं कर सकती। ये आपका हेल्थ केयर कमीशन कहता है। अच्छा। जस्टिस भी नहीं कर सकते वहाँ पे। आप कहती है सीएम नवाज कैसे कर सकती है? वहाँ चीफ जस्टिस नहीं कर सकता, किसी पार्टी को इख्तियार नहीं है किसी के मामले में इंटरफियर के लिए। चले हम इस चीज को कंडेम करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो 13 बच्चे जाँ बहक हुए हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है फिर? उनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे है, सेक्रेटरी CNW पे है, जिसने वो बिल्डिंग बनवाई जहाँ पे पुरानी तारें यूज की गई। अब इनकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है कि पुरानी केबल्स उस ठेकेदार ने यूज की, उसमें पैसे नहीं करनी। और तो इसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल और वो एमएस पर नहीं बनती है, जो वहां पर मौजूद हैं, जो वहां के हेड हैं, जो उस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती? हॉस्पिटल को चला रहे हैं, वो बिल्डिंग नहीं बना रहे, वो ठेकेदार नहीं है। लेकिन अगर उन्हें पता है कि बिल्डिंग नहीं सही बनी है या अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं सही हुई है या जो वायरिंग हुई है वो नहीं सही हुई, तो वो रिपोर्ट तो पेश कर सकते हैं। वो पहले अगर उन्हें बोला गया है कि वो फायर जितनी भी चीजें हैं उनका ख्याल रखें या उसको बेहतर कर ले अपनी वायरिंग को, तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? हॉस्पिटल के अंदर इनके टेक्निकल अगर बंदे भी एक होते घर में हैं। आप रह रहे हैं तो आप क्या जाके इंजीनियर को पकड़ेंगे कि उसने गलत नक्शा बनाया? ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके घर में आतिशज़दगी लग जाती है तो? मैडम हमने हमारी 3 फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन, हलाकतें हुई हैं, बच्चे दब गए, वहां पे इन्होंने पार्क बना दिया है। अच्छा। आप अगर इसको हल्फन चीजें लेना, इनको कटहरे में खड़ा रखेंगे, जिम्मेदार निकालने कौन है? जिनके सामने बैठे होते हैं, सीएम नवाज के सामने बैठे होते हैं, जिनके सामने ये क्या कर रही होती है। इन्होंने नर्स को क्यों वहाँ पे छोड़ा? रिएक्शन इसका था तो इन्होंने नर्स से मुकमुका क्यों किया है? कल इन्होंने मिनिस्टर ने इसको कहा कि हम FIR भी वापस ले लेते हैं। ये क्या तरीका हुआ? पहले आप उसको अरेस्ट करते हैं, जेल में भेज देते हैं, उसकी बच्ची की जेल में गुजरती है, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं, बेल आप गवर्नमेंट उसकी मैनेज कर रही थी। हमें नहीं पता चीजों का, ये कर क्या रहे हैं? इन्होंने सिस्टम को इस तरह हाईजैक किया हुआ। क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी। ये जो फोकस पर्चियां बनवा रहे हैं, डाटा शो कर रहे हैं कि मरीज चेक कर रहे हैं, ये फॉर्म 47 वाली पर्चियां नहीं है जनाब, ये यहाँ पे खुलेगी पर्चियां। आप यहीं पे पेशेंट से चेक करवा सकते हो, भी खुलवा सकते हैं, तो यंग डॉक्टर से ही खुलवा सकते हैं। आप वो है बैकबोन आपके सिस्टम की, आपने सिस्टम को मजाक बनाया हुआ है। ये कोई तरीकाकार है? आप जिसको चाहे तो डॉक्टर साहब, आप इतने दिनों से हड़ताल पे है, ये क्या तरीका है? जो हड़ताल कल्चर है और जिसकी वजह से मरीज ख्वार हो रहे हैं, ये कोई तरीका है? डॉक्टर्स का काम तो है मरीजों को बचाना, उनकी जिंदगियां बचाना, ना कि उनको ख्वार करना। आपकी वजह से मरीज ख्वार हो रहे हैं।
उनका मैडम, इलाज हमने नहीं हो रहा, उनके ऑपरेशंस डिले हो रहे हैं। हमने अपनी सर्विसेज विथड्रॉ की हैं, जो कि अमेरिका, इंग्लैंड, तमाम मुहज़्ज़म मुल्कों में होता है। सर्विसेज विथड्रॉ करना हमारा हक है। इनके पास मैन पावर है, ये अपनी मैन पावर लोगों की जानों के ऊपर, डॉक्टर साहब, लोगों की जानों के ऊपर विड्रॉ करना। मैडम, आउटडोर में कौन सी जाने जाया होती है? वहाँ स्टेबल पेशेंट्स आते हैं। इनके पास सिस्टम नहीं है ना, तो ये सिस्टम को छेड़े ना। हम इनके साथ, हमने धरने दिए, हमने रोड साइड प्रोटेस्ट किए, इनकी कान की जू नहीं रेंगी। हमने टोकन प्रोटेस्ट किया, हमने टोकन स्ट्राइक की एक दिन की। ये बिलाल चौधरी साहब, सिद्धार्थ अजीम साहब गवाह है, आपके रिपोर्टर, सारे रिपोर्टर गवाह है। इन्होंने कहा कि ये वाईडीए की कमजोरी है, आप ये स्ट्राइक कर नहीं सकती, ये यूनाइट नहीं है। हमने स्ट्राइक तब की जब हमारे डॉक्टर प्रोफेसर जेल में थे, तब हमने उनको कॉल की कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए सिस्टम में। ये नहीं है, ये जमहूरी कौम है, ये जमहूरी मुल्क है, जहाँ पे आपके मिनिस्टर आप सब बात करने को तैयार अच्छा, नहीं है। शोएब नियाज़ी साहब, शोएब नियाज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो प्रिंसिपल थे जिनको हथकड़ियाँ लगी, उनको तो इजाफी चार्ज दे दिया गया, एमएस का भी, और अभी उन्होंने नहीं लिया चार्ज, और अभी उन्होंने चार्ज लिया, चार्ज एक्सेप्ट नहीं किया। उनका रेजिग्नेशन पड़ा हुआ है सेक्रेटरी हेल्थ की टेबल पे। भाईजान वो मीटिंग्स में हैं, वो हर मीटिंग्स में वो नजर आ रहे हैं, और साहिवाल वाले इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं महकमा सेहत के साथ। वो उनके मुज़ाकरात मेरा ख्याल है और थोड़ी देर तक कामयाब भी हो जाने हैं। तो आप लोग तो उनसे ज्यादा जो फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं। साहिवाल वालों के साथ मैडम, ये मुज़ाकरात करें, जो करें, ये इशू सॉल्व कर दें, हमें कोई जरूरत नहीं है इनके साथ लड़ने की। मतलब वहां पर रिजॉल्व हो जाएंगे, वहां पे मुज़ाकरात हो जाएंगे, तो आप लोग भी अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे? मैडम, हमारे 3 मुतालबात है। अच्छा। सीएम माफी मांगे, दूसरे नंबर पे जो इंक्वायरी हुई है वो जुडिशनल इंक्वायरी करवाएं, प्रोफेसर है, एमईसी जो जिम्मेदार है उसको कटहरे में लाएं। बच्चों की जानें सबसे ज्यादा कीमती है, जो भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे मिनिस्टर है, जो भी इन्वॉल्व है उसको कटहरे में लाएं। ठीक है, जुडिशनल इंक्वायरी करवाई जाए। अब ये मामला दबाए ना, ठीक है, मुज़ाकरात करके मामला दबाए ना, उसकी जुडिशनल इंक्वायरी करवाएं। बच्चों का खून किसके हाथ पे, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे दूसरे मुतालबात है वो सेकेंडरी है। नहीं तो मेरी बात सुने ना आप, डॉक्टर शोएब साहब ये कह रहे हैं कि बच्चों की जानें कीमती हैं, या बच्चों की जानें कीमती थी, बच्चों की जानें कीमती हैं या मुआफी ज्यादा कीमती है? मैडम, जब आप सिस्टम को गलत तरीके से, आप खुद सोचें कि उनकी एक इस हरकत की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आप ट्विटर उठा के ले, इंग्लैंड से 10 लाख लोगों ने मरीम नवाज को उस दिन ट्वीट किया है कि आपने ये गलत हरकत की है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, रात को उन्होंने ट्विटर पे कहा है कि मैंने तो अरेस्ट का हुक्म भी नहीं दिया था, मैंने तो अरेस्ट का हुक्म वो तो डीपीओ ने दे दिया। और भाई सीएम साहिबा आप खड़ी है, अभी फिलहाल साहब कह रहे हैं सीएम का हुक्म है, वो खुद इस चीज को निगेट कर रही, मैंने तो करवाया ही नहीं है। वो तो फौरन चले डॉक्टर साहब, उनसे तो चले गलती हो गई, चले हम मान लेते हैं, चले उनसे गलती हो गई, तो अब आप लोग भी तो गलत कर रहे हैं ना, आप लोग भी तो मरीजों के साथ गलत कर रहे हैं ना। माफी मांग रहे हैं, उनका क्या जाएगा? लोग हर्ट हो रहे हैं, लोग प्रोफेशन छोड़ना चाह रहे हैं। पहले 10,000 के लोगों पे एक डॉक्टर है, इनका सिस्टम तबाह हो चुका है। अब ये अपनी इलाज के मसले बना के बैठी हुई है। पंजाब का एक सूबा इनको मिला है, उसके अंदर भी ये किसानों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, टीचरों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, डॉक्टरों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये कौन सी सीएम बन गई है? इसको कहे अपना ओवरऑल पहले आके ड्यूटी ना कर ले। हमसे ये नहीं सिस्टम चलाए जाते, ये मजाक बनाया हुआ है इन्होंने हमारे साथ। हम डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सीएम होंगी अपने घर में होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे अब किसी ने मुज़ाकरात करने की कोशिश की महकमा सेहत की तरफ से आप लोगों के साथ, खास तौर पर? इनके मुज़ाकरात ये होते हैं कि कभी ये किसी सीनियर से रब्ता कर लेते हैं, कभी किसी को बुला लेते हैं, कभी किसी वीसी को कहते हैं आप इंटरफियर कर ले। भाई जी हाँ, जो स्टेक होल्डर है, जिन्होंने स्ट्राइक की हुई है, जो डॉक्टर हैं, उनके साथ आप मुज़ाकरात करें। मतलब जो मिनिस्टर हैं उन्होंने नहीं किया आपके साथ कोई भी राब्ता? नहीं, वो थोड़े गलत तरीकों से आ रहे हैं, वो दूसरे इनडायरेक्टली राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको चाहिए कि अगर उन्होंने जो कुछ भी करना है तरीके से बैठें, डायलॉग करें। आप जातीय ना का मसला, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी का जो मिनिस्टर है वो स्पेशलाइज के कामों में मुदाखलत कर रहा है। आप खुद सोचे कि उसको किसने इख्तियार दिया है कि वो गंगाराम और सर्विस हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लिस्टें बनाता फिरे। उसको चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी का महकमा संभाले। वहाँ उसकी हड़ताल हुई है डिस्ट्रिक्ट में, और वो टीचिंग हॉस्पिटल का मिनिस्टर बना हुआ है। वहाँ सलमान रफीक से चार्ज लेके फिर इमरान नबी साहब को दे दे, ताकि वो सारी चीजें उन्होंने चलानी है, उनको सीएम बना दें।
लेकिन उन्होंने तो बयान दिया था कि हम लोग ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, ब्लैकमेलिंग करके या बाजू मरोड़ के आप मुतालिबात पूरे नहीं करा सकते हैं अपने। डॉक्टरों को सीनियर्स को बुला के बैठे हुए मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग में नहीं आए हुए, ये क्या कर रहे हैं? फिर ना करें मुज़ाकरात। तो मतलब जब ये तक अपनी बातों पे मैडम कायम नहीं रहते, झूठ के पाँव नहीं होते। इन्होंने हर बंदे को बुलाया है, हर बंदे के साथ मिले हैं, ठीक है। ब्लैकमेल इन्होंने रिक्वेस्टें की हैं, गोडों को हाथ लगाए हैं कि ये स्ट्राइक खत्म कर दे, हमसे गलती हो गई है, अच्छा। ठीक है, हम सिस्टम को छेड़ बैठे हैं, अब नहीं करेंगे, हम सारी चीजें वापस ले लेते हैं, एक्शन हम 6 दिन बाद वापस ले लेंगे। हमने कहा ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आपने नर्स के खिलाफ इंक्वायरी करनी है करें, डॉक्टर प्रोफेसर के खिलाफ करनी है करें, आप पब्लिकली माफी मांग लें, हम इश्यू सॉल्व कर देते हैं। इनसे इतना हो रहा। अमेरिका के सदर ने माफी मांगी थी जब वो ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गया था बगैर हाइजेनिक कंडीशन के। तो अच्छा। ये क्या, ये सब चीजों से ऊपर है, ये जब मर्जी तो करे। मतलब जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक आप लोग हड़ताल खत्म नहीं करने वाले। एक दफा नहीं, ये 10 दफा माफी मांगेंगे इंशाल्लाह। इनको समझ आ गई है, इन्होंने गलत कौम को छेड़ा है। ये हर बंदे को लाठियां मार रही है, लाठियां मार रहे हैं, ये वकीलों की लाठियां मार रहे हैं, डॉक्टरों को लाठियां मार रहे हैं। इन्होंने सिस्टम की नहीं हुई कि हम पढ़े लिखे लोगों को सीधा करेंगे, डंडे से सीधा करेंगे। ये जानवर नहीं है वो वक्त चलने का जब लोग इस तरह से लोगों को करते थे। आप सोशल मीडिया उठा के देखे इनकी क्या दर्द रही है। ये नंगे हो चुके हैं पूरे सिस्टम। अब ये लोग अपनी कैसे भी चाहते हैं। मेरा प्रेसिडेंट हूँ भाई पंजाब का, मेरा जाति मकसद नहीं है। ये जो कॉमन इश्यूज है मीडिया के साथ हम वाइडी पंजाब उसको ऑन कर लेंगे, मतलब तरीकाकार करेंगे। ठीक, चले ठीक है। बिलाल आपने कोई सवाल करना है? ठीक है। चले जी, हमारे साथ डॉक्टर शेब नियाजी साहब मौजूद थे, प्रेसिडेंट है YDA पंजाब के, और काफ़ी वो एग्रेसिवली और बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पर जो है ना वो चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन क्या इसका आउटकम कोई निकलेगा ये हड़ताल का? क्या आपको लगता है कि जो चीज़ें डॉक्टर शेब ने बोली हैं कि वो माफ़ी मांगे, पब्लिकली आके माफ़ी मांगे देखिए पंजाब, तो इसका कोई निकलेगा आउटकम? ऑनेस्टली ये रीज़न नहीं है, रीज़न पीछे कुछ और है। अच्छा। मफादात पीछे कुछ और हैं। अच्छा। ये मतलब ये वो जो जिसको कहते हैं ना कि ये प्रिंसिपल के वाइट कोट की हुर्मत के लिए अगर तो बाहर निकले तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आपने जैसे कहा है कि वहाँ पर मुतालिबात भी मुज़ाकरात भी चल रहे हैं साहिवाल में, तो वो भी हो रहा है वैसे? वो मेरी अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बात अच्छा। हुई थी, तो अभी प्रोग्राम से पहले तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की है कि ताकि उनके साथ हमें लगता है कि मतलब कुछ ज़्यादा जाती हो गई है, चले कर दिया था। और इस हवाले से उन्होंने कहा हम लाहौर वालों से भी मुज़ाकरात नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने बेस बनाया उसको, तो जब मामला उधर से हल हो जाएगा तो अल्टीमेटली इनको कुछ करना पड़ेगा, ख़त्म ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये सारा मामला था जो हमने डिस्कस किया है और दोनों तरफ के मौक़िफ़ हमने जानने की कोशिश की है, बिलाल से भी और डॉक्टर शेब से भी। डॉक्टर शेब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और बिलाल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और ये सारा मामला था जो हमने आपके सामने रखा है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब अब कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं, और इस सेगमेंट में प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ सुन लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब। तिब्बत के पहाड़ों से होता हुआ मैं कश्मीर की जन्नत में दाखिल होता, लद्दाख की पुरकैफ वादी से बहता हूँ। मैंने पूछा, दोस्त लद्दाख का मतलब क्या है? उसने जवाब दिया, ऊंचे दर्रों की सरजमीन। और दूसरा इक़्तिबास भी सुनिए, फिर हम आगे आके बात करते हैं कि मेरे पानियों और उसकी झीलों पर अनगिनत परिंदे रंग रंग का लिबास पहने साइबेरिया और कज़ाकिस्तान के बर्फ़ानी इलाकों से परवाज़ करते अफ़गानिस्तान ईरान से होते तकरीबन 6-7 हज़ार किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र तय करके पाकिस्तान में दाखिल होकर मेरे गर्म पानियों का रुख करते हैं। इन परिंदों और मेरा साथ उतना ही पुराना है जितना मैं खुद हूँ। दोस्तों का दोस्त हूँ। मेरा पानी इंसानों को ही नहीं परिंदों को भी जीवन देता है। ये इंसानों के साथ साथ उन खूबसूरत परिंदों का भी ख्याल रखता है
पुरखलूस और मुखलिस हूँ मैं तुम्हारी तरह। सिंधु इतना कहकर खामोश हो गया। मेरे लिए उसकी आखिरी आवाज़ बहुत दुख का बायस है। उसके बाद वो खामोश ही हो गया, फिर कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुझे उसके आंसू दिखाई दिए। मेरे लिए ये मंज़र ऐसा ही है जैसे मेरा कोई अपना ज़िंदगी की बाजी धीरे धीरे हार रहा हो, तकलीफ़ देह और नाकाबिले बर्दाश्त। ज़िंदगी की इस हार के सामने सभी बेबस हैं, लाचार हैं दोस्त। ये खूबसूरत इक़्तिबास आपको लग रहा होगा कि किसी अफसाने या नावल का हिस्सा है या कोई क्रिएटिव राइटिंग का पीस है। ऐसा नहीं है। क्रिएटिव राइटिंग का पीस ज़रूर है, लेकिन ये फ़िक्शन नहीं है। ये क्या है? सिंधु सल्तनत एक खूबसूरत किताब है, सिंधु सल्तनत, और दराए सिंध की कहानी उसी की ज़ुबानी। और ये किनके कलम से हमारे हाथों तक पहुंची है? शहजाद अहमद हमीद। ये इनके कलम से निकली तो हम तक ना पहुंचती अगर बुक होम के अब्दुल रहमान साहब और सरवर साहब इसको खूबसूरत गेटअप की शक्ल में शाया ना करते। तो गोया ये बुक होम ने इंतहाई खूबसूरती से शाया की है। इसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए इन्होंने 4 कलर तस्वीर की एल्बम जा बजा बीच में शामिल कर दी है। आप ये पढ़ते चले जाते हैं, आपने उसलूब देख ही लिया शहजाद साहब का, कैसा खूबसूरत उसलूब है, आपके दिल को गिरफ्त कर लेने वाला और दिल को पिघला देने वाला उसलूब है। अच्छा, सफ़रनामा है ज़ाहिर है ये, और दरियाए सिंध की कहानी फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई है। दरियाए सिंध खुद बता रहा है, और बहुत से जगहों पे आपने देखा कि मुकालमा भी चलता है कि मैंने उससे पूछा लद्दाख का मतलब क्या है, उसने कहा ऊंचे दर्रों की सरजमीन। तो ये किताब ये बहुत ज़्यादा रीडेबल है। आम तौर पे पाकिस्तान के बारे में जब पाकिस्तानी ख़ुद सफ़रनामा लिख रहे होते हैं तो इन्फॉर्मेशन की भरमार जो होते हैं ना, फ्लैट स्टैट्स वो डाल देते हैं, वो खुश्क होते हैं, बोर होते हैं, और हमें तारीख़ में या उसके जोग्राफिए में या उसकी जो स्टैट्स होते हैं डेमोग्राफिकली जो बीच में फैक्ट्स शामिल किए जाते हैं, उनमें दिलचस्पी हमारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक के बाद एक जो है ना वो आ रहा होता है कोई स्टैटिस्टिकल फैक्ट। लेकिन इन्होंने इसमें ड्रामे का उनसर पैदा किया, और वो ड्रामे का उनसर पैदा किया डायलॉजिकल वे इख्तियार करके। और डायलॉग कैसे बनाया? खुद भी बात कर रहे हैं और दरियाए सिंध भी बात कर रहा है, और दरियाए सिंध जहाँ से निकलता है वहाँ से लेके जहाँ बहराए अरब में ये जाके मिल जाता है समंदर में, वहाँ तक ये जिस जिस खत्ते से जिस जिस इलाके से गुज़रता है उस इलाके में ये बात करता चला जाता है। और उस इलाके में जैसे कि सखर बैराज है, उस बैराज से कितना क्या कुछ निकलता है आगे, और वो सारी धरती को सैराब करता हुआ। इसी तरह जिस जगह से दरियाए अटक जो है वो, या अटक का पुल, उसके बाद ये पंजाब में जब दाखिल होता है तो पंजाब के लोगों के साथ इसका क्या बर्ताव है और पंजाब के लोगों का इसके साथ क्या बर्ताव है। मीठा पानी, खूबसूरत पानी वहाँ से आता है उछलता कूदता हुआ। अगेन वो कश्मीर से दाखिल होता है स्कर्दू में, और उसके बाद जीपीटी, जब हम चैट जीपीटी से पहले तो जीपीटी गिलगित बल्तिस्तान को ही कहते थे, तो गिलगित बल्तिस्तान की इस कदर खूबसूरत वो जो पूरी सरजमीन है कि हैरत होती है। मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूँ, अगर आपको पाकिस्तान में हसीन तरीन मकाम देखना हो तो आप हुंजा और स्कर्दू जाएँ, बल्कि हुंजा से आगे खुंजराब तक सफ़र करें, आप उसके सैर से ताहियात निकल नहीं पाएंगे। इतनी हसीन है ये सारी सरजमीन। और उसके हुस्न का जो वो आप समझ लें, ताज में जो नगीना यहाँ पे जो हीरा फिट हुआ है वो है दरियाए सिंधु। वो आगे जो मेहरान बन जाता है और वगैरह वगैरह, इसके मुख्तलिफ नाम बदलते हैं, इसके हवाले से वहाँ की वादियाँ बदलती हैं। कई नावल्स बड़े शानदार लिखे गए। आपको याद होगा इन्हीं प्रोग्राम्स में हमने बहाव का जिक्र किया था, मुस्तनसर हुसैन तारड़ का लाजवाल नावल बहाव, वो इस कदर खूबसूरत था। फिर मोइनजोदाड़ो का जो उसमें ज़िक्र है वो बड़ा शानदार है। वो चूँकि बहाव जो है वो एक सरस्वती, वो जो नहर आता है दरियाए घाघरा, उसके किनारे एक बेनाम बस्ती थी, उस बस्ती की कहानी थी। लेकिन वहाँ पे जो लोग आते थे वो मोइंजो से भी आते थे, मोइंजोदाड़ो से भी आते थे, तो वो दरियाए सिंध के साथ मुंसलिक हो जाता है ज़ाहिर है। तो ये एक इंतहाई खूबसूरत सफ़रनामा है। बुक होम वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शहजाद साहब ने सिर्फ यही एक सफ़रनामा नहीं लिखा, इसके अलावा उनकी किताबें हैं कराकरुम के साथ साथ, क्या वो जो KKH है उसमें, और इसके अलावा जहान संग यानी पत्थरों का जहान, ये स्कर्दू और देवसाई के प्लेन्स का,
हम जब भी पाकिस्तान का सफ़रनामा या पाकिस्तान से बाहर का सफ़रनामा उसका ज़िक्र करते हैं तो तारड़ साहब के ज़िक्र के बगैर ये ज़िक्र अधूरा है। लेकिन शहजाद साहब को पढ़ के, और भी हमारे कुछ दोस्त हैं जो लिख रहे हैं, उनको पढ़ के रेत से रूह तक, बहावलपुर और चोलिस्तान का सफ़रनामा, तो तारड़ साहब को या दीगर दोस्तों को पढ़ के एक हौसला होता है कि पाकिस्तान की सरज़मीन जिस कदर खूबसूरत है, इसके लिखारी उसका हक़ अदा कर रहे हैं। और उन हक़ अदा करने वालों में जो सबसे पहली सफ़ में खड़े होंगे लोग, उनमें शहजाद साहब का नुमाया मुकाम होगा। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ही अर्ज़ कर रहा हूँ, इनका उसलूब इस कदर शानदार है कि हसन निसार साहब ने भी इस पर लिखा हुआ है, इस किताब पर अपनी राय का इज़हार किया हुआ है। लेकिन आप किसी बंदे की राय पे ना जाएं, आप ख़ुद इसका मुताला करेंगे, जो आपकी राय कायम होगी वही शानदार होगी और वही बुलंदतर होगी, और शहजाद साहब को यही बेहतरीन खराज तहसीन होगा। ठीक है जी, प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं कि जनाब महंगाई कहाँ तक पहुँची है, और ख़बरें ये आ रही हैं कि जो सब्ज़ियाँ हैं वो महंगे दामों बिक रही हैं, बल्कि उनमें मज़ीद जो है इजाफा होने वाला है। तो क्या सूरत हाल है मार्केट की, इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनकी तरफ चलते हैं और जान लेते हैं महंगाई की सूरत हाल। अब्दुल कादिर बताइए, क्या सूरत हाल है महंगाई की? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सब्जियों के हवाले से बात की जाए, तो सबसे पहले सब्जियों की रेट लिस्ट पर ही बात करते हैं, क्योंकि रोजाना जो है वो सरकारी रेट लिस्ट जारी की जाती है ताकि शहरियों को कंट्रोल रेट पर सब्जियां दस्तयाब हो सकें। लेकिन रोजाना ही इनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है। आज भी जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई उसमें 6 सब्जियां महंगी की गई हैं। प्याज की कीमत में गुज़िश्ता 3 रोज से मुसलसल इजाफा हो रहा है और रोजाना की बुनियाद पर 5 रुपए फी किलो तक का इजाफा किया जा रहा है। 115 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में आज कीमत मुकर्रर की गई है 5 रुपए इजाफे के बाद, जबकि मार्केट में बदस्तूर दर्जा अव्वल का जो प्याज है वो 150 रुपए या 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 95 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में कीमतें जो है उसमें कोई रद्द-बदल नहीं किया गया, लेकिन मार्केट में इसके जो है महंगा फरोख्त किया जा रहा है 130 से 140 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल का टमाटर, जबकि 120 रुपए फी किलो तक मिक्स दर्जे का टमाटर फरोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें मेथी 10 रुपए महंगी करके 150 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि फूल गोभी 10 रुपए इजाफे के बाद 160 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में है, लेकिन मार्केट में 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी 16 रुपए महंगी करके 90 रुपए मुकर्रर की गई है। भिंडी की फरोख्त जो है 120 से 140 रुपए फी किलो तक की जा रही है। मटर 10 रुपए महंगे करके 240 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में मटर 400 से 420 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। घिया कद्दू 15 रुपए इजाफे के बाद 90 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 120 से 130 रुपए फी किलो तक घिया कद्दू की फरोख्त की जा रही है। फलों की सूरत हाल जो है वो आज जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई उसमें बेहतर नहीं है, क्योंकि 5 फल महंगे किए गए, जिसमें जो केला दर्जा अव्वल है 30 रुपए महंगा करके 160 रुपए मुकर्रर किया गया है। मार्केट में दर्जा अव्वल का केला 200 से 220 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा दोन का केला भी 25 रुपए तक महंगा किया गया है। 95 से कीमत बढ़ाकर 120 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। मार्केट में 150 से 160 रुपए फी दर्जन तक दर्जा दोन का केला फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा सोम का केला जो है वो 120 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आम सिंदड़ी 25 रुपए महंगा करके 190 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में आम 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तरबूज 5 रुपए महंगा करके 45 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन 60 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह जो दीगर फल है उसमें खुबानी 160 रुपए है, लेकिन मार्केट में 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। आड़ू 30 रुपए महंगा करके 210 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में आड़ू जो है 260 से 280 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का आड़ू जो है वो 240 से 250 रुपए। अच्छा, ये तो सब्जियों और फलों की सूरत हाल होगी। और अभी हमने देखा है कि बड़ी ईद गुजरी है और जिसको बकरा ईद कहा जाता है, गोश्त वगैरह होता है इस पे, तो क्योंकि हर कोई गोश्त ही खा रहा है, तो जो मुर्गी की कीमतें हैं, मुर्गी के गोश्त की कीमतें, क्या वो आप डाउन हुई हैं कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, मार्केट में जो मुर्गी की खपत है वो गैर मामूली तौर तक जो है वो कम हुई है, और परचून जो सेल्स है वो काफी हद तक कम हो चुकी हुई है, क्योंकि मार्केट में ब्रायलर की डिमांड ना होने की वजह से कीमतों में कमी का रुझान देखने को मिल रहा है। और आज भी 17 रुपए फी किलो तक ब्रायलर गोश्त जो है वो सस्ता किया गया। 377 रुपए फी किलो
कीमत मुकर्रर की गई। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि सिर्फ होटलिंग और दीगर जो ऑर्डर्स हैं वहाँ पे ब्रायलर गोश्त फराहम किया जा रहा है, जबकि जो खरीदारों की जानिब से परचून ब्रायलर खरीदा जाता है उसकी जो खपत है वो तकरीबन जो है वो 70 से 80% तक कम हो चुकी है, क्योंकि ईद उल अज़हा की ऊपर जो है लोगों की जानिब से जो है वो गोश्त वगैरह मीट वगैरह जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। यही वजह है कि अब ब्रायलर जो है उसकी खपत कम हुई है और ब्रायलर की कीमतें जो है 500 पौने 500 रुपये फी किलो से कम होकर बतदरीज जो है वो कम होती जा रही हैं। और मजीद इसकी कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया गया, क्योंकि आज की जो मार्केट जो ब्रायलर की मार्केट है वो मुस्तहकम रही है, जिसकी वजह से जो तोक़ई की जा रही है कि ब्रायलर की कीमतें मजीद कम होंगी। ताहम अंडों की कीमतें जो है उसमें कमी नहीं हो रही है। मौसम की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। मौसम गर्मा में अंडों की खपत कम हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो मार्केट में अंडों की कीमत है वो 250 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि जो ब्रायलर की कीमतें कम हुई हैं तो अब सब्जियों और फलों की कीमतों में तेजी का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। महंगाई जो है वो ओवरऑल जो परचून मार्केटों में है। दूसरा मुझे ये बताइएगा अब्दुल कादिर, हम ईद से पहले जिस तरह हम बात करते थे तो गंदम की कीमत कम थी, आटे की कीमत कम थी, तो जिसकी वजह से रोटी की कीमत भी कम की गई है। अब क्या सूरत हाल है ओवरऑल मार्केट में इसकी? हाँ जी बिल्कुल, गंदम की कीमतें जो है वो अब भी जो है वो कम है, जो कि सरकारी रेलिस जो गंदम की जारी की गई है कि जो स्पोर्ट प्राइस जिसे कहा जाता है वो 3,900 है, लेकिन मार्केट में गंदम जो है वो 3200 से 3500 रुपये फी मन तक फरोख्त की जा रही है। और ये वजह है कि जो आटे की कीमतें हैं वो भी मुस्तहकम है। मार्केट में जो 10 किलो आटे का थैला है वो 800 से 850 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। और यही वजह है कि रोटी जो है उसकी कीमतें भी जो है वो मुस्तहकम है। ताहम अगर तनूरों पर बात की जाए तो तनूरों पर रोटी की फरोख्त जो है वो कम की जा रही है। और तनूर मालकान की जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो शहरियों की जानिब से ज़्यादा डिमांड सामने आ रही है वो नान और कुलचे की है, रोटी की डिमांड कम है। यही वजह है कि जो तनूरों पर रोटी की फरोख्त है। मुक़द्दस मुकामात पर ईद के अय्याम में भी जो सादा रोटी थी वो फरोख्त नहीं की जा रही थी, खमीरी रोटी नान और कुलचे की जो है वो फरोख्त ज़्यादा थी। और सूरत हाल पर बात की जाए तो गंदम की कीमतें जो अभी तक मार्केट में मुस्तहकम है, लेकिन जो मार्केट कराए हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में गंदम की कीमतों में जो है वो इजाफा मुतवक्किल है, क्योंकि गंदम की जो खरीद फरोख्त की नई फसल के बाद जो है वो अब कम हो चुकी हुई है। अब जखीरा जो है वो लोगों की जानिब से कर लिया गया है, लेकिन अब 1 से 1.5 माह बाद जो है वो गंदम की कीमतें जो है वो 200 वो दोबारा से रिवाइव हो सकती हैं। ठीक है, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे हमें महंगाई की सूरत हाल के हवाले से कि कौन कौन सी चीज़ें ख़ास तौर पर जो शेख और दोनोश हैं उनकी कीमतें कहाँ तक पहुँची। अब्दुल कादिर बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।